नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10A को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। 10A शुरू कर रहा हूं। इसमें थ्योरी पोर्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसमें थ्योरी पोर्शन कोई विशेष है नहीं, क्योंकि इसमें आप लोगों को चतुर्भुज की रचना ही करना है। तो रचना करना, कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज आपको दिए गए हैं भुजाओं के आधार पर। तो उन चतुर्भुजों का अध्ययन आप लोग जब आप पाठ पलटेंगे, पहले ही पेज पर दिया गया है, तो वहाँ पर अध्ययन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ अभ्यास 10A के पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को कुल मिलाकर 8 कथन दिए गए हैं। 8 कथनों को पहले में आप लोगों को सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो हाँ, ये बात इनकी सत्य है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। मैं कैसे होते हैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आप मान सकते हैं। और वैसे ये वर्ग दिख रहा होगा, तो इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गए। तो एक ये 2 विकर्ण होते हैं। तो यही आप लोगों को कहा गया है, 2 विकर्ण होते हैं। तो हाँ, 2 विकर्ण होते हैं। तो मैं यहाँ पर सत्य लिखता हूँ। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा, किताब पर ना लिखिएगा। दूसरे में कहा गया है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव नहीं बराबर होती है, क्योंकि देखिए ये चतुर्भुज भी है एक, इसको भी चतुर्भुज कहा जाता है कि ये भुजा इसकी नहीं बराबर है, ये भी नहीं बराबर है। और भी तमाम प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। जैसे ये चतुर्भुज हो जाता है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज होता है, ये भी, इसकी भी भुजाएं बराबर नहीं है प्रत्येक। तो सदैव बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ स्थितियों में बराबर होती है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह सदैव कहा गया है। तो यह बात इनकी असत्य हो जाएगी। लेकिन यदि कुछ स्थितियों में असत्य है, यानी वर्ग की स्थिति में असत्य होगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में असत्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सदैव कहा गया है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। तीसरे में आपको क्या कहा गया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं होती हैं, कुछ स्थितियों में समान होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि असत्य है। प्रत्येक स्थिति में असत्य नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में सत्य होगा। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो सदैव नहीं समान होती हैं। जैसे आयत की स्थिति में आप देखेंगे, तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। प्रत्येक चतुर्भुज में यह नहीं होगा। जैसे एक समलंब यदि आप ले लें, तो इसमें देखेंगे आप लोग, ये भुजा ना तो बराबर है, और ये भुजा भी ना तो बराबर है। तो प्रत्येक स्थिति में नहीं, लेकिन आयत की स्थिति में यह कथन सत्य होगा। लेकिन यहाँ पर सदैव कहा गया है, तो यह सत्य हो जाएगा। तो चौथे में कहा गया है, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ इनकी बात सत्य है कि चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं तथा चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यह सत्य है। पांचवें में कहा गया है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था, ये इसके चारों कोण समकोण होते हैं, और आयत और वर्ग दोनों में समकोण होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सत्य। अब आप देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठे में आपको क्या कहा गया है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो यह बात इनकी सत्य हो गई। देखिए रहा 7वां क्वेश्चन। 7वें में कहा गया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो यह बात इनकी असत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यह एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस विकर्ण को जब आप मिलाएंगे, तो आप देख रहे होंगे ये बड़ा है, और ये वाला विकर्ण आप लोगों को कुछ छोटा दिखेगा। थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ। देख सकते हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। ये वाला विकर्ण आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा, ये विकर्ण छोटा दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य हो जाएगा। 8वें में आपको कहा गया है, लेकिन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कह दिया गया है, लेकिन आयत कहा, यदि आयत और वर्ग कहा गया होता तो यह सत्य होता। 8वें में कहा गया है कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यह बात भी इनकी क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये कुछ स्थितियों के लिए असत्य है, प्रत्येक स्थिति के लिए असत्य नहीं है। यह बात इनकी असत्य क्यों होगी, मैंने आप लोगों को बताना चाहा था कि असत्य यह बात क्यों होगी। तो प्रत्येक स्थिति के लिए यह बात असत्य नहीं होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक स्थिति के लिए असत्य नहीं होगा। चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसमें तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में आप लोगों को यह नहीं होगा। तो इसलिए यह कथन असत्य होगा। मैंने आप लोगों को समझाया। ये हो गया सत्य सत्य खत्म गया है। निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम लिखे। तो मैंने आप लोगों को एक यहाँ पर बता देता हूँ, फिर लिख कर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो देखिए भुजा क्या होती है। भुजा इसको हम कहेंगे, ये वाली जो है पूरी, इसको भुजा कहेंगे। तो DE एक भुजा है, EF एक भुजा है, और FG एक भुजा है, और एक भुजा GD है। अब आपको क्या कहा गया, शीर्ष कहा गया। तो शीर्ष हो गया, एक D है, G है, F है और E है। चार शीर्ष है। कोण कौन सा होगा, हो जाएगा एक कोण हो जाएगा एंगल D, एंगल G, एंगल F, एंगल E हो जाएगा। विकर्णों के नाम आपको बताना है। तो एक विकर्ण हो जाएगा D
DF और दूसरा विकर्ण हो जाएगा GE, इसको आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये विकर्ण इसके हो जाएंगे, इसी प्रकार से आपको सब में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने पहले आकृति की आप लोगों को बता दिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए पहली आकृति के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भुजा क्या होगी, भुजा आप लोगों को मैंने बताया DE एक भुजा हो जाएगी, EF हो जाएगा, GH हो जाएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा, और GD हो जाएगा। शीर्ष क्या हो जाएंगे, DEFG हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया DEFG। इसी प्रकार एंगल क्या हो जाएंगे, कोण क्या हो जाएंगे, तो कोण हो जाएगा D हो जाएगा, E हो जाएगा, F हो जाएगा, G हो जाएगा, ये एंगल का चिन्ह है। और विकर्ण क्या हो जाएंगे, एक विकर्ण हो जाएगा DF और हो जाएगा GE, तो DFG हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा आप लोगों का UV हो जाएगा, VW हो जाएगा, WX हो जाएगा और XU हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप। और इसमें शीर्ष क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, V हो जाएगा, W हो जाएगा, X हो जाएगा, ये हमने लिख दिया है। कोण क्या हो जाएगा, एंगल U, एंगल V, एंगल W, एंगल X हमने यहाँ पर लिख दिया है। विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा UW हो जाएगा, एक यहाँ पर हमने लिखा है, और एक XV हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी प्रकार तीसरे के लिए देखेंगे तो तीसरे के लिए भुजा क्या हो जाएगी, QR हो जाएगी, RS हो जाएगा, ST हो जाएगा और TQ हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार शीर्ष क्या हो जाएगा, QRST हमने यहाँ पर लिख दिया है। कोण क्या हो जाएगा, Q, एंगल R, एंगल S, एंगल T हमने यहाँ पर लिख दिया है। विकर्ण क्या हो जाएंगे, विकर्ण TR हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा QS, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों इसको भी हल कर लिया। आप देखिए तीसरे क्वेश्चन को। अब देखिए आप लोगों को तीसरे में कहा गया है किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, अंतः कोणों का मान तो 360 अंश होता है। तो यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ, तो आप देखते जाइएगा कॉपी पर। एक चतुर्भुज मान लेते हैं, यह है आप लोगों को 3 कोण दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, तीनों कोण देखिएगा, 75, 95 और 110। तो मैं मान लेता हूँ इसमें 110 अंश का कोण तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर आपको जो दिया गया 75 दिया गया है। तो ये 75 अंश और प्लस का 95 अंश और प्लस का 110 अंश और प्लस का 1 अंश जो हमें नहीं पता है चौथा कोण, ये 360 अंश के बराबर होंगे। अब देखिए इनको चारों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आप लोगों का 280 के बराबर। तो 280 हो गया, और प्लस का x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 360 के। तो x का मान कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 360 ही उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 280 के। तो इस प्रकार x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 80, 80, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर आप लोगों को 80 अंश मिल जाएगा। तो x बराबर आप लोगों को 80 अंश मिल गया था। चौथा कोण जो आपको पूछा गया था उसका मान कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चौथे कोण का मान 80 अंश हो जाएगा। अब देखिए आपको कहा गया है चौथे में कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 और 120 हैं तथा शेष दोनों कोण समान है, यहाँ पर देखिएगा, तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो एक 60 और 120 दिया गया है, तो एक 60 दिया गया है और प्लस का 120 आप लोगों को दिया गया है, और 2 कोण आपको समान बताया गया है। तो मान लेता हूँ वह कोण x होगा, तो दूसरा कोण भी x होगा, क्योंकि दोनों कोण समान है। तो x ये होगा, x ये होगा, तो 2x हो जाएगा। तो इसमें 2x आप जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। इसको जोड़िए, 180 आप लोगों को मिल जाएगा और प्लस का 2x मिल जाएगा, बराबर आप लोगों को 360 अंश के बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 360, ये इधर आएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे, 2x बराबर कितना मिल जाएगा, 180 घटेगा 360 से, तो 180 आपको मिल जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 180, और ये गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। x बराबर आपको 90 मिल गया। तो देखिए x बराबर आपको 90 मिल गया, तो एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरा कोण भी 90 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि दोनों कोण समान है, और आपको क्वेश्चन में भी कहा गया था कि दोनों कोण समान है। दोनों कोण कितने कितने के अंश के हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। अब आपको 5वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। समलंब, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज और पतंग आप लोगों को बनाना है। ये पहली आकृति आपको समलंब बताया गया, तो मैं आपको समलंब की परिभाषा बता देता हूँ कि समलंब किसे कहते हैं। तो समलंब वह चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कम से कम एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो मैं यहाँ पर देखते हुए आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रहा समलंब आप लोगों का, मैंने यहाँ पर समलंब बना दिया है। तो देखिए ये वाला और ये वाला एक युग्म इसका समलंब मतलब समांतर है यहाँ पर ये, और यही एक समलंब का चित्र है। दूसरा आपको कहा गया है उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोणों में जो है कोई भी कोण 180 अंश से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये बना दिया है। और आपको तीसरे में कहा गया है कि अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें किसी न चतुर्भुज के चारों में से किसी न किसी एक कोण को 180 अंश से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने बनाया है ये वाला कोण आप देख रहे होंगे, ये वाला कोण 180 अंश से अधिक है। 180 अंश से अधिक मतलब एक रेखा पर बनता है कोण। और ये देखिए यदि आप रेखा पर बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से ये सीधी रेखा 180 अंश से ज़्यादा यहाँ पर कोण बनना है, तो ये क्या होगा, ये अवतल चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार आपको पतंग बनाने को कहा गया है, तो पतंग यहाँ पर हमने बना दिया है। तो देख सकते हैं आप, ये हमने पतंग बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने चारों आकृतियाँ भी यहाँ पर बना दी, और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10A कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।